Hello everyone, my name is Kirti and I am a student of BSc Chemistry Honors second year। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं, कैसे उनमें बॉन्ड बनता है, सब कुछ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके दो बेसिक से एग्जांपल हमारे पास आते हैं, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो इनके एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे हैं। बॉन्ड देखो, एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। उनमें तो क्या हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ना तो शेयरिंग होती है ना ट्रांसफ़र होता है। मतलब शेयरिंग होती है एक तरीके से, बट शेयरिंग, एक प्रॉपर शेयरिंग हम तब मानते हैं ना जब दोनों एटम्स इक्वली शेयर कर रहे हों। बट कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि अमोनियम के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ NH3 अमोनिया एंड दिस इज़ अलोइस एसिड, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन है, ये अलग से है। तो इसके पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पे लोन पेयर है, तो मतलब अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे इसके पास शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसके पास शेयर करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला इसको डोनेट एक तरीके से कर देता, पर पूरी तरह से डोनेट करता नहीं है। मतलब ये इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता कि हाँ भाई ठीक है, हम दोनों कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और हम मिलके एक अलग से कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये ऐसे करके अमोनियम आयन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोनियम आयन के एग्जांपल में भी सेम है। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया और ये हाइड्रोनियम आयन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट, इस चैप्टर में जो दो टर्म यूज़ होती हैं, एक तो होता है डबल सोल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल सोल्ट क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर रेशियो। फॉर एग्जांपल पोटाश एलम, K2SO4.Al2SO4 3.XH2। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटाश एलम। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है, दीज में और मे नॉट बी इन इक्विमोलर रेशियो। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया एक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डबल सोल्ट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जो डबल सोल्ट होते हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, एक्वस स्टेट में, और नहीं भी हो सकते हैं। दे लूज आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू सिंपल आयन। जैसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, बट ये डिसोसिएट नहीं होते, इनकी एक खुद की आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट आता है, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इन दीज मेटल शो नॉर्मल वैलेंसी। और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, इन दीज मेटल शोज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, और ये वाला नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सोल्ट इज सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिनसे मिलकर वो कंपाउंड बना है, बट इस वाले में उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब नेक्स्ट आता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, सेंट्रल एटम आयन क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप कितने होते हैं। ये कुछ एक बेसिक टर्म्स है जो इस चैप्टर में यूज़ होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इट कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स और मोलिक्यूल्स। यानी कि ये एक ऐसा, यानी कि जो बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मोलिक्यूल से अटैच्ड होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें ये वाला हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रल मेटल आयन, और ये दोनों क्या हो गए, क्लोरीन और अमोनिया क्या हो गया, हमारे लिगेंड्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ये इन दोनों से अटैच्ड है एक, तो ये पूरा मिलके क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो दिस completely is describes as the coordination entity.
नेक्स्ट आता है कि जो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन होता है वो क्या होता है। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द एटम या फिर आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स या फिर ग्रुप्स आर बाउंडेड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। सेंट्रल एटम्स या फिर आयन्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज लुईस एसिड, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बताया, वही कि ये एक ऐसा एटम या ऐसा आयन होता है जिससे फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स या फिर ग्रुप्स हमारे अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। अब नेक्स्ट लिगेंड्स क्या होते हैं। द आयन्स और मोलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम या फिर आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। यानी कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से जो भी दूसरे एलिमेंट्स या फिर एटम्स या फिर आयन्स अटैच्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिगेंड, उनको बोलते हैं लिगेंड। अब और क्लियरली हम समझते हैं इसको इस एग्जांपल के थ्रू। ये पूरा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज लिगेंड क्योंकि ये अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, और ये वाले जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी कुछ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि अगर इसके लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में अगर प्रेजेंट होगा तो वो होगा हमारा काउंटर आयन यानी कि केटायन, और अगर राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो होगा काउंटर आयन हमारा एनायन। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स होती हैं जो कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। उससे पहले ये एक चीज़ और है छोटी सी, अगर यहाँ पे हमारा काउंटर आयन कैटायन प्रेजेंट है तो ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये इस पूरी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दिस इज़। और अगर हमारा काउंटर आयन जो है एनायन है तो इस पूरी जो हमारा एंटिटी होगी उस पूरी पे ओवरऑल चार्ज हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि लिगेंड्स के टाइप कितने होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, वो एटम या फिर वो आयन जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं। अब इनके कितने टाइप्स होते हैं। पहला आता है मोनोडेंडेंट या फिर यूनिडेंडेंट लिगेंड। व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, यानी कि वो सिर्फ सिंगल डोनर एटम के थ्रू ही सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं मोनोडेंडेंट लिगेंड। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, वाटर, अमोनिया एटसेट्रा। अब नेक्स्ट डाइडेंडेंट या फिर बाइडेंडेंट क्या होते हैं, ऐसा नेम सजेस्ट, अगर दो डोनर एटम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बाइडेंडेंट या फिर डाइडेंडेंट लिगेंड उनको हम बोल देते हैं। इसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल याद करने होते हैं, इनके पेपर में स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। इसको शॉर्ट में बोला जाता है EN, यानी कि इथेन 1 2 डाई अमाइन, ये इसका फॉर्मूला है और इसका स्ट्रक्चर होता है। या फिर ऑक्सैलेट, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बाइडेंडेंट लिगेंड के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीडेंडेंट। व्हेन सेवरल डोनर एटम आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड, यानी कि लिगेंड तो एक ही है बट उसमें डोनर एटम कई हैं। फॉर एग्जांपल EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, ये EDTA का स्ट्रक्चर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करना होता है, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बिडेंडेंट लिगेंड विच हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम इन सेम मोलिक्यूल, यानी कि सेम मोलिक्यूल के अंदर 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स डोनेट कर सकते हैं एटम। फॉर एग्जांपल NO2 है, इसमें ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। SCN है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है। अगर डोनेट करा ऑक्सीजन ने तो लिख, अगर डोनेट करा नाइट्रोजन ने तो हम लिखेंगे नाइट्रेटो N। अगर डोनर एटम जो है वो ऑक्सीजन है तो हम लिखेंगे नाइट्रेटो O। सिमिलरली इसमें होता है, अगर जो डोनर एटम है वो हमारे पास सल्फर है तो उसको हम लिखेंगे थायोसाइनेटो S, और अगर डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है तो उसको हम लिखेंगे थायोसाइनेटो N। पॉलीडेंडेंट में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कई सारे डोनेट करने वाले होते हैं। एम्बिडेंडेंट में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम्स जो होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड्स टू विच द मेटल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड, यानी कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे वो उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, यानी कि जो मेटल हमारा होता है मेटल एटम वो सिर्फ एक ही तरह के डोनर एटम से अटैच होता है, तो उसको बोल देंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे? जिसमें हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच हो, तो उसको हम बोल देते हैं हेड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है चिलेट रिंग क्या होती है, चिलेट इफेक्ट और चिलेशन क्या होता है। ये भी इस चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हेन अ डाई और पॉलीडेंडेंट लिगेंड uses its two or more donor atom simultaneously to bind a single metal ion is called chilate ring। यानी कि जब एक डाइडेंडेंट लिगेंड या फिर एक पॉलीडेंडेंट लिगेंड, डाइडेंडेंट पॉलीडेंडेंट में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। तो जब वो दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम एक साथ एक ही मेटल आयन को बाइंड कर लेते हैं चारों तरफ से और एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसी को बोलते हैं चिलेट रिंग। दिस इज़ द एग्जाम्पल। इसमें क्लोरीन और ईएन क्या बनाता है? हमारे दो बॉन्ड बनाता है, इथेन 1 2 डाईअमाइन। तो इसने दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन 1 2 डाईअमाइन। तो इसने देखो इसको ये दोनों तरफ से बाइंड कर लिया है, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग इज टर्म एज चिलेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे चिलेशन। And because of chelation the complex compound become more stabilized and this effect is called chilate effect। और ये चिलेशन की वजह से जो चिलेट रिंग बनती है इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा और इस इफ़ेक्ट को ही बोलते हैं चिलेट इफ़ेक्ट। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको याद करनी है, इनको याद कर लेना। अब नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो नोमेनक्लेचर में बेसिकली इसमें चार चीज़ें होती हैं। काउंटर आयंस जो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, और एक होता है लिगेंड। तो सबसे पहले हम नेमिंग करते हैं कैटायन की अगर प्रेजेंट है तो, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे लिगेंड की, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की, और उसके बाद काउंटर आयन की अगर प्रेजेंट है तो। सो दिस इज़ द वे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब लिगेंड्स की नेमिंग करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वो क्या? अगर पॉजिटिव जो लिगेंड्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, और एक ऑर्गेनिक लिगेंड्स भी होते हैं जो कि फ़िलहाल हमारे यूज़ में नहीं है। तो अगर लिगेंड जो प्रेजेंट है वो नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, सल्फाइड या ब्रोमाइड, ऐसे करके लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल सल्फाइट है तो सल्फाइट में जो ITE लास्ट में आता है तो उस E को हटा के O लगा देंगे। क्लोराइड है तो लास्ट में O लगाएंगे, यानी कि एंडिंग हमें O से करनी है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड है तो उसको हम क्लोरिडो लिखेंगे, ब्रोमाइड है तो उसको हम ब्रोमिडो लिखेंगे, सल्फेट है तो उसको हम सल्फेटो लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड्स के कुछ एक कॉमन से नेम एग्जाम्पल है जो हमें याद करने होते हैं। अगर अमाइन है तो उसको हम AMMINE करके लिखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो उसको हम नाइट्रोसिल लिखेंगे। वाटर के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल और CS के लिए थायोकार्बोनिल हम यूज़ करेंगे। ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अगर पॉजिटिव लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है NO पॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, N2S या फिर N2,3 हाइड्रोजीनियम। ये फ़िलहाल इतने हमारे यूज़ में नहीं है, इनको याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर सिल्वर हमारा ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको हम नेम देंगे एज अर्जेंटेट, और गोल्ड है तो ओरेट। अगर हाइड्रोजन काउंटर आयन है तो हम हाइड्रेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हाइड्रोजन था एज अ न्यूट्रल लिगेंड, बट अगर ऐसा काउंटर आयन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम हाइड्रेट यूज़ करेंगे। अब सेंट्रल एटम की नेमिंग के लिए क्या ध्यान रखेंगे? सफिक्स 8 विल बी यूज्ड इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज एनाइन, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो है एनाइन यानी कि नेगेटिवली चार्ज कब होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज कब होगा? देखो हमने पीछे पढ़ा था, ये रहा, ये वाली चीज़ यूज़ हुई है। ये वाला कब होगा? जब यहाँ पे काउंटर आयन हमारा कैटायन प्रेजेंट होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो काउंटर आयन हमारा प्रेजेंट होगा उसके आगे हम सफिक्स लगाएंगे 8।
यानी कि उसके नाम के पीछे हम लगाएंगे 8। जैसे कि अगर यहाँ पे कोबाल्ट हमारा प्रेजेंट है तो उसको हम कोबाल्ट ना लिख के लिखेंगे कोबाल्ट 8। तो ये एक चीज़ थी जो सेंट्रल एटम के नेमिंग में ध्यान रखनी होती है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इन रूल्स को समझते हैं। ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, काउंटर आयन कैटायन। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये हमारा लिगेंड होगा। तो इसमें ना बेसिकली हमें इस पूरे कंपाउंड जो हमें गिवन है इसको न्यूट्रल रखना होता है। इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज हमें बैलेंस करना होता है। पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये दो तो दोगे। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। तो दिस इज़ -6, दिस इज़ +2। तो -6 को काउंटर बैलेंस करने के लिए +4 की हमें रिक्वायरमेंट, तो इसका चार्ज आ जाएगा +4। ये वाला नेगेटिव आयन है। तो याद करो सबसे पहले नेमिंग क्या थी, फर्स्ट जो प्रेफरेंस हम देंगे किसको देंगे, काउंटर आयन कैटायन को। ये रहा काउंटर आयन कैटायन को, तो हमने लिख दिया पोटाशियम। काउंटर आयन जो भी होंगे उसके हम सिंपल नाम लिखेंगे, उसके आगे पीछे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता। तो हमने लिख दिया पोटाशियम। उसके बाद नेमिंग हमें किस चीज़ की करनी होती है, लिगेंड की। ये रहा लिगेंड, लिगेंड की नेमिंग करो। क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड कितने हैं, 6, तो हेक्सा। क्लोराइड है तो क्लोराइड। अब क्योंकि लिगेंड की नेमिंग करते वक्त हमें ई नेगेटिव लिगेंड ये है तो इसको हम एंड करेंगे ओ से। तो हमने क्या लिखा, हेक्सा क्लोरिडो। सेंट्रल एटम की नेमिंग करेंगे, क्या ये प्लेटिनम। तो प्लेटिनम का क्या लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो प्लेंटनेट। और रोमन नंबर्स में हम लिखेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना आया, 4। तो ये इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम हेक्सा क्लोरिडो प्लेंटनेट 4। तो ऐसे करके हम इसकी नेमिंग करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, अनदर एग्जांपल। तो वाटर हमारा क्या, न्यूट्रल लिगेंड। अमोनिया हमारा क्या, न्यूट्रल लिगेंड। पीछे एग्जांपल थे जो कि याद करने के लिए बोला था, तो वहाँ से हमें पता चल गया ये दोनों तो है न्यूट्रल। जो हमारा क्लोरीन है वो बचा, वो क्या हमारा नेगेटिव लिगेंड है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे चार्ज टोटल कितना हो गया, -3। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, +3। क्योंकि ये काउंटर आयन हमारा एनायन है तो ये पूरा हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे क्योंकि काउंटर आयन कैटायन नहीं है तो छोड़ दो। दूसरे नंबर पे किसकी नेमिंग करते हैं, लिगेंड की। लिगेंड लिखो ट्राई अमाइन, क्योंकि न्यूट्रल है तो अमाइन, अल्फ़ाबेटिकली अमाइन हमने पहले लिखा है। ट्राई एक्वा। उसके बाद सेंट्रल मेटल लाइन क्रोमियम 3। अब इसके पीछे 8 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं है, इसके लिए हमने लिखा सिर्फ क्रोमियम 3rd। और लास्ट में फिर किसकी नेमिंग करेंगे, काउंटर आयन एनायन की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोराइड। तो ऐसे करके हम सिंपली नेमिंग कर सकते हैं। ये कुछ और एक एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो। इसकी नेमिंग मेरे को, मैं पर्सनली बताऊँ तो जो कॉमन हमारी नेमिंग होती है, मेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग उनसे ज़्यादा ईजी लगती है। खैर ये छोड़ो, ये कुछ एग्जांपल थे। अब नेक्स्ट हमारे पास ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में इन्होंने बता तो दिया, बट और इसकी जब ब्रीफ में स्टडी करी गई तो वो किसने करी थी, एल्फ्रेड वर्नर ने करी थी। और उसने एक थ्योरी हमारे सामने रखी थी। वो थ्योरी क्या थी, उसके कुछ एक पोस्टुलेट्स क्या थे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बताएगी ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी बताएगी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों की दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। सॉरी, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था इसका, 1 सेकेंड। यस, ये थे इसके मेन पोस्टुलेट्स जो कि आपको याद करने होते हैं। अब नेक्स्ट ये कुछ एक एग्जांपल्स थे जो अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन करे थे। ये उसने एक कंपाउंड लिया था, इसकी उसने बताई थी कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कितने हैं। ये अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी के कुछ एक एग्जांपल थे जो उसने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। ये दोनों उसके एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। तो इस थ्योरी में बहुत सारी अजम्पशंस थी। मेन अजम्पशंस इसकी क्या थी, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, वो एक कोवलेंट बॉन्ड है। इस थ्योरी ने ये एज्यूम करा था। नेक्स्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इन सेंट्रल मेटल।
यानी कि सेंट्रल मेटल में जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए उस कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट क्या थी, इफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन पेयरिंग शुड बी डन इन n-1d ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू गेट एम्प्टी ऑर्बिटल्स। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है तो n-1d ऑर्बिटल में हमारी पेयरिंग हो जाएगी इन ऑर्डर टू गेट एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, तो इसकी जो सेंट्रल एटम है उसकी हमने पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, आर्गन 18 3d5 4s1। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसका 3D शेल देखें उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका एक्साइटेड स्टेट में हम देखें, एक्साइटेड स्टेट इसकी कितनी आएगी, ये 3+ है तो इस पर 3 चार्ज आएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो इस पर ऑटोमेटिकली क्या दे रखा कि इसका चार्ज कितना है 3, तो 3 चार्ज है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, तो एक 4s से, एक इससे और एक इससे, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वे अनपेयर्ड हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इट इज़ अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर इसका हमें बोर मैग्नेटोन निकालना तो भी हम निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, 3 + 2 5, √15 यानी कि 3.87 इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो इसमें आयरन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे, कितनी हो जाएगी ये, 3D में कितने हैं 6, 4s में कितने हैं 2, इस पे चार्ज कितना +3 तो 3 जाएंगे। तो 3 कहाँ से जाएंगे, पहले तो आउटर शेल से 4s से 1 2, उसके बाद पेयरिंग वाले से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ही जो पेयरिंग वाला था ये चला गया, बट अब क्योंकि ये जो साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस वाले कंपाउंड के अंदर जो n-1d ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग हो जाएगी। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग इन दोनों के साथ हो जाएगी, तो ये ऑर्बिटल्स क्या हमारे एम्प्टी हो जाएंगे और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, D2sp3। इन दिस पेयरिंग शुड बी डन इन n-1d ऑर्बिटल एज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट इज़ अ इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका भी हम बोर मैग्नेटोन निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूले से। तो VBT का यूज़ करा जाता है बेसिकली किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को। इसमें आपको बोलेंगे कि अगर किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है यूजिंग VBT तो इस मेथड के थ्रू हम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले उसकी ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, देन उसकी एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके वहाँ से एम्प्टी ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करके हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस थ्योरी में ना ये जो नेक्स्ट दोनों एग्जांपल्स हम कर रहे हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक एग्जांपल है, इसमें कोबाल्ट की हमने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। एक्साइटेड स्टेट में चार्जेस पे कितना +3, 3 गए, 1 2 3, ये वाला गया बाहर, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए चले गए बाहर। इस वाले में क्या होगी, पेयरिंग, क्योंकि अमोनिया क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ गई, कन्फिग्रेशन नहीं सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, D2sp3। अब ऐसे ही फर्दर हम इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर डाईमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों पेयर्स हैं। और ऐसे ही करके हम इसका बोर मैग्नेटोन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, निकल की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी, ग्राउंड स्टेट में लिख दी हमने, एक्साइटेड स्टेट में लिख दी, चार्ज कितना +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चले गए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2 क्यों हुई। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर अमोनिया ही तो ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है, तो इस वाले में ये क्यों बिहेव करा एज अ स्ट्रॉन्ग और इस वाले में ये क्यों बिहेव करा एज अ वीक लिगेंड। इसका रीज़न पता है किसी को, एज यू ऑल नो ये केमिस्ट्री है तो रीज़न वगैरह तो क्या ही होने हैं, एक्सेप्शन है ये एक। इस वाले में स्ट्रॉन्ग होने के बाद पेयरिंग हो जाती है, इस वाले में बिहेव कर देता है एज अ वीक लिगेंड तो इसमें पेयरिंग नहीं होती, तो इसकी कन्फिग्रेशन डिफर कर जाती है। इट इज़ एन आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एज आउटर D ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग। In last two examples, instead of having the same ligand that is ammonia, pairing is done in निकल वाला एंड कोबाल्ट वाले में इसकी पेयरिंग नहीं करी गई।
अब नेक्स्ट आता है कि लिमिटेशंस क्या क्या थी वीबीटी की। सबसे पहली लिमिटेशंस तो इसकी यही थी कि ये बहुत सारे असम्पशंस के ऊपर टिकी हुई थी। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। मैग्नेटिक बिहेवियर इज समटाइम्स मिसलीडिंग। It does not explain the color exhibit by coordination compound. It does not give a quantitative interpretation of the thermodynamic or kinetic stabilities of coordination compound. It does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinate complexes. और एक जो इसकी मेन जो पोस्टुलेट है वो क्या है? It does not distinguish between weak and strong ligand. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी एक दो थ्योरीज और बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।